जब भी मैंने क्लास में ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सबसे पहला आंसर आता है वो यही है, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. सो जेन ज़ी दे मेक इट सो सिंपल, बट इट इज नॉट दैट सिंपल, आई विल टेल यू. एंड देयर शुड बी समथिंग कंक्रीट, स्पेसिफिक, है ना. बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं हम, तो बेटा क्लास 12 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज पार्ट 2 का चैप्टर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, चैप्टर शुरू होने से पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अदर देन द कंटेंट, इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम इसकी सीक्वेंसिंग भी है. द वे इट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक्स एंड सम ऑफ द अदर बुक्स, it becomes sometimes really difficult to understand and comprehend the chapter. तो मैं जिस सीक्वेंस में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा. बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, राइट. सबसे पहले हमें समझना है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस. जितना मुझे याद है और जितना आप सबको याद होना चाहिए वो ये है कि क्लास 11th में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है जो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं. वहां आपने पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं. द फंड्स, द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटीज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टिल द conversion of into sales and after sales also, there is money involved, so funds are required. That is called as business finance. इसको कहते हैं lifeline of business, right? अब what is financial management? मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी, ये चैप्टर पढ़ते वक्त जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट, जो अकाउंटेंसी में आप बैलेंस शीट पढ़ते हैं ना, आप उसको ध्यान रखिए. याद रखना, जो डिसीजंस हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में. अगर आसान भाषा में समझा जाए तो फंड से रिलेटेड मेजरली 2 डिसीजंस लेने की जरूरत है. पहला, पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. और दूसरा, पैसे का यूज कहाँ पे होगा, इस्तेमाल कहाँ पे होगा, दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, यूजेस ऑफ फंड्स. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद optimal procurement of finance, that is the sources of finance, and deployment of funds, that is the uses of funds. Now ये सारी मेहनत, इतनी सारी डिसीजन मेकिंग हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. बेटा ये पूरा चैप्टर हम अभी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. कंपनी शेयर होल्डर्स की होती है और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है? एक, उनको शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि डिविडेंड मिलेगा. सो इफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग गुड प्रॉफिट, then they will be receiving good dividend. One thing. Second, we as investors do not invest in equity shares only for the purpose of dividend. We also look towards the market value of equity shares, and market value of equity shares is dependent upon several factors. Some of them are controllable factors and some of them are not controllable factors. Those factors which are related to market is going up, market is going down, may not be in control of the organization. But there are certain factors, certain elements which are in control of the organization, like good financial decision making, good financial position of the company, and the good profit making organization. So that is why the term used here is not profit maximization of shareholders. The concept used here is wealth maximization of shareholders, because we are focusing both on the dividend, that is share in profit, as well as the good market value of equity shares of our company.
right? So for achieving this objective of wealth maximization of shareholders, we have to take three important financial decisions, right? What are those three important financial decisions? The three important financial decisions are: one, investment decision, which is related to the deployment of funds or the uses of funds. Second is financing decision, which is related to the sources of finance. And the third one is related to distribution of profit, that is called as dividend decision. इतनी बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. नेक्स्ट, ये भी जो यहाँ पर I have tried to make this flow chart. I think that is the right term, right? ये flow chart भी आपको थोड़ा सा idea देगा about the whole chapter or this topic. Now, three financial decisions. First one, related to sources of finance, is known as financing decision. Second one, related to uses of funds, is known as investment decision. And third one, द डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन सिंपल है, आपको प्रॉफिट रिटेन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है. अब बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की. फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ capital structure, that is the choice of sources of finance, whether we should opt for equity or we should opt for debenture, that is the loan, right? मतलब हमें फाइनेंसिंग डिसीजन में ये डिसाइड करना है कि कितना प्रपोर्शन हमारे फंड्स में, कितना प्रपोर्शन लोन का होगा विच इज डिबेंचर्स, और कितना प्रपोर्शन कैपिटल का होगा विच इज इक्विटी. इस फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, राइट? इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, concept of trading on equity, very interesting concept, and factors affecting capital structure decisions. Then अब आते हैं this, अच्छा, ये जो financing decision है, this is reflected on the liability side of balance sheet. ये sources of finance है ना, ये सब reflect होंगे आपकी liability side of balance sheet पे. अब आ जाते हैं asset side of balance sheet. बहुत सारी balance sheet अब तक आप लोग बना चुके होंगे और आप सबको पता है कि asset side of balance sheet can be broadly classified into fixed assets and current assets. So children, decisions related to fixed assets is known as capital budgeting decision, right? और capital budgeting से related आप ये सारे topics पढ़ने वाले हैं. Meaning of capital budgeting, importance of capital budgeting, factors affecting capital budgeting decision, factors affecting requirement of fixed capital. और फिर आता है current assets, and that is known as working capital. And working capital management में भी आप पढ़ने वाले हैं meaning of working capital, importance of working capital, and factors affecting requirement of working capital. एक और बहुत important बात, capital budgeting decision oblique long-term investment decision oblique management of fixed capital, one and the same thing for our discussion, right? Then working capital management and short-term investment decision is also one and the same thing. ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? आई विल स्टार्ट नाउ विथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. काफी लंबा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का भी, तो हम शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल. सो let's start with the first part, that is long term investment decision, and which is also known as capital budgeting decision. थोड़ा सा इसको समझते हैं कि what all elements are included in capital budgeting decision. Children, this is a very important decision because large funds, large amount of money is actually used in the fixed assets. होते क्या हैं फिक्स एसेट्स, ये आपने डेफिनेटली अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि दोज एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 year इज कॉल्ड एज फिक्स एसेट्स.
ये भी याद रखना कि फिक्स असेट्स आर दोस असेट्स विच एक्चुअली डिसाइड द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, है ना। आपने एक ऐसा प्लांट लगाया जो कि जिसकी कैपेसिटी है कि वो दिन में 5 टन या 10 टन प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड करता है और फ्यूचर में आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करता है, क्योंकि जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे उतना आप सप्लाई कर पाओगे। तो ये एक बात है कि फिक्स्ड असेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिक्स्ड असेट्स एक्चुअली डिसाइड योर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। नाउ let's understand what all type of decisions are included in this. सबसे पहले, when you have to make a choice or take a decision related to buying or investing in land and building, plant and machinery, furniture and fixtures and automobiles, ये सब लिखते हैं ना फिक्स्ड असेट्स में कि ये सारे असेट्स होते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स। तो एनी डिसीजन which is related to investment in these assets is capital budgeting decision. Next, if the company has spent large amount of funds in research and development, that amount will also be considered as a capital budgeting decision, because the fruits of, the benefits of, the result of such research and development is received by the company in the long term, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी ने लैपटॉप बनाया, डेल कंपनी है, डेल कंपनी ने लैपटॉप बनाया, तो लैपटॉप बनाने के लिए जो उन्होंने R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, वो R&D उनका एक पर्टिकुलर टाइम, 1 साल या 2 साल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, उसका इफेक्ट, उसके बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलते रहते हैं। तो द मनी स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है, बट इट शुड बी ह्यूज अमाउंट एंड वो हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा। दूसरी बात, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड स्पेंट ऑन बिग एडवर्टाइजिंग कैंपेन is also considered as capital budgeting decision. Again, उसका रीजन यही है कि एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा खर्च होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, उसका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म तक होता है। तो जो बहुत सारा पैसा पूरे एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे कंपनी खर्च करती है वो भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, all these 3 decisions are also capital budgeting decision. एक्सपेंशन का मतलब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना, नए ब्रांच ओपन करना, नई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना। मॉडर्नाइजेशन या अपडेशन का मतलब है कि आपका जो करंट टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। आज के इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको बहुत फास्ट, मोबाइल पे आते हैं ना आपके अपडेट्स, है ना, तो बहुत फास्ट आपको अपने मशीनरी, अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब एक नया प्लांट लगाना, न्यू टेक्नोलॉजी, आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, तो नया लगाना। और तीसरा मैंने आपसे क्या बोला था, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एंटरिंग इनटू न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। करंटली आप वाटर बॉटल्स की लाइन में काम करते हैं, उसके बिजनेस में काम करते हैं, अब आप इसके साथ साथ लेट्स से नोटबुक्स या बैग्स, इस नई लाइन में भी एंटर करना चाहते हैं। इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करने के लिए नई मशीन लगानी पड़ेगी, नया सारा सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, वो भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि as a businessman, as an entrepreneur, you have to choose between project A, B, C, D, E, F, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मतलब जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस कंपनीज या टाटा कंपनी, जब ये अपना नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे होते हैं तो इनके पास ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की फील्ड में जाना है, या हमको नए मोबाइल्स बनाने हैं, या हमें अपने टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना
इज ऑल्सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मतलब मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, ठीक है, और कौन सी लाइन में एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चॉइस है, मैं टेक्सटाइल कपड़े बेच सकती हूँ, मैं शूज बेच सकती हूँ, या फिर मैं फर्नीचर बेच सकती हूँ, या मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ, या कोई सर्विस इंडस्ट्री क्लाउड किचन खोल सकती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी अवेलेबल ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, राइट? आई होप आई हैव मेड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्लियर। नाउ सेकेंड टॉपिक इससे रिलेटेड वो है कि दिस डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसीजन हम सबके लिए, या आई विल से सॉरी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या यहाँ पे वाई दिस डिसीजन इज इंपॉर्टेंट? एक तो जो अभी मैंने आपसे कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। आप कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं, आप देख लीजिए, मेजर मनी विच इज बीइंग यूज्ड इज इन फिक्स्ड असेट्स ओनली। सबसे ज्यादा पैसा फिक्स्ड असेट्स में ही लगा होता है। तो जितना ज्यादा पैसा लगा है वो डिसीजन अपने आप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है और आपको एक बैग खरीदना है। आपके लिए बैग वाले डिसीजन पे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे या ज्यादा फोकस करोगे, या जो घर खरीदना है उस डिसीजन पे आप ज्यादा फोकस करोगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, प्लस इट ऑल्सो अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप सपोज कीजिए आप एक होटल बना रहे हैं, राइट? होटल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में आपने 50 रूम्स बनाए। ये 50 रूम्स आपके लिए 10, 20, 30 सालों के लिए आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम हम ये 50 रूम्स ही दे सकते हैं, अपने गेस्ट को ऑफर कर सकते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करता है, फ्यूचर में आपकी रिटर्न्स डिसाइड करता है। नेक्स्ट, जितना बड़ा अमाउंट है क्या उतना बड़ा रिस्क नहीं हो गया? यस, जितना बड़ा अमाउंट है उतना ही बड़ा आपका रिस्क होगा, है ना? या आपके, अगर आपने गलत लाइन चूज कर ली, मैंने कहा था कैपिटल बजटिंग में ABCD प्रोजेक्ट में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर आपने गलत लाइन चूज कर ली तो आपका डिसीजन गलत हो गया। तो ये आज का ही नहीं, ये आपके फ्यूचर का भी रिस्क है, ये फ्यूचर के भी प्रॉफिट्स को कम कर देगा। एंड वंस टेकन दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ऐसा थोड़ी होता है बेटा कि आज मैंने घर बनाया, बड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी घर में, कल मुझे घर पसंद नहीं आ रहा है तो मैंने उसको जो है डिमोलिश कर दिया। नॉट पॉसिबल। These decisions are irreversible. Once taken as a businessman, मैंने पूरा अपना जो है प्लांट स्टैब्लिश कर लिया, उस प्लांट को वापस से हटा के कोई दूसरा नया प्लांट लगाना, नो, it can be done only at a very very huge loss. So हम यहाँ पर क्या कहेंगे? The capital budgeting decision is important. Why? Because it affects the long-term growth of the business. Why it is important? Because it affects the long-term growth of business. Capital budgeting decision is important because the amount involved is huge, the risk involved is huge, and once taken, the decision cannot be changed, it cannot be reverted. So this is about the importance of capital budgeting decision. Capital budgeting के remaining two topics, that is factors affecting capital budgeting decision and factors affecting requirement of fixed capital, we will discuss in our next video. Like करना है कीजिए, सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, कि ऐसे समझिए कि रियल लाइफ में आपको इसका एप्लीकेशन नजर आए। बाय।